Assalamualaikum. Today we will discuss about theory of the demand and major definitions of the demand and then what are the laws of the demand and what are the determinants of demand. So whenever we think about or talk about microeconomics, major theory which governs the market and which is the talk of the town and which is more important, more salient in the study of the microeconomics is the theory of the demand and supply. Because the major mechanism of the market is dependent upon the demand and supply mechanism. Okay, so the demand is what the purchasers have a power over the capacity of the purchasing and how they decide what to purchase and not to purchase. So the supply is the power of the sailors. Okay, so sailors are willing to sell their products when they have something uh, beneficial in selling. Okay, so the resources are owned by the people, and they will be willing to release those resources when they think that the price, the price is, the profitable or beneficial or favorable for them. जी ललित कुमार. ललित आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, कोई सवाल है? डिमांड जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे अहम थ्योरी है और इसी के ऊपर जो है वो बाकी चीज़ों का डिपेंड है, दारोमदार है. ठीक है, और दो कॉन्सेप्ट हैं, डिमांड और सप्लाई. और डिमांड और सप्लाई जो है ये इसकी जान है माइक्रो इकोनॉमिक्स की. और ये हमारी जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है या जो दो मेजर पार्टीज होती हैं मार्केट के अंदर, बायर्स एंड सेलर्स, उनको रिप्रेजेंट करती है. डिमांड जो है वो बायर्स को रिप्रेजेंट करती है, उनकी पावर को रिप्रेजेंट करती है, उनकी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है, उनकी बार्गेनिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है. डिमांड उनके नीड्स को और उनकी नीड्स की और वांट्स को और सेटिस्फेक्शन को और यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है. जबकि सप्लाई जो है ये सेलर की साइड के ऊपर है कि जो रिसोर्सेज जिनके पास मौजूद होते हैं वो देखते हैं कि प्राइस कितनी मौजूद वो अक्सर होती है किस हिसाब से. अब यहाँ में थोड़ा सा देखेंगे आपके डिमांड और सप्लाई के जो रूल हैं वो एक दूसरे से थोड़े से उलट हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है, जब आप चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपकी क्या ख्वाहिश होती है कि आपको सबसे सस्ती चीज़ मिल जाए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको दे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सस्ते से सस्ती चीज़ खरीद करेंगे. सबसे दिमाग ये है अच्छी से अच्छी चीज़ भी आप चाहेंगे कि कम से कम कीमत में. तो वजह क्या है कि आप उसी से ही अपनी सेविंग करते हैं, जो है अपनी जो है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल करते हैं. क्योंकि अगर चीज़ आप महंगी खरीद लेंगे तो फिर समझिए कि आपके पास जो डिस्पोजल इनकम है हो जाएगी, फिर आप मज़ीद चीज़ें नहीं कर सकते. हर तौर पर आपके पास 10,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये की अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, अगर आप 1000 रुपये में मिलती है तो आप उसमें से 10 खरीद सकते हैं. ठीक है, और अगर 500 में मिलती है तो आप उससे 20 खरीद कर सकते हैं. इस तरीके से अगर आपको उससे भी 250 की मिलती है तो आप उससे और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं. तो ये एक सिलसिला होता है कि जैसे जैसे आपकी जो है वो प्राइस अगर कम होगी सकेंगे, सेम प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में खरीद सकेंगे या ज़्यादा और कुछ और चीज़ें भी खरीद पाएंगे. इस तरीके से जो यहाँ पे एक बात साबित हुई कि जो अगर आप, मैंने कहा कि आप खरीदने के जाते हैं कहते हैं मुझे चीज़ सस्ती मिल जाएगी, तो जब आप चीज़ बेचने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, जब आप चीज़ बेचने जाते हैं मार्केट में तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले मिले उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ बेचे. ठीक है, अगर आप कोई घर बेचना चाहते हैं आप चाहते हैं सस्ता मिल जाए. ठीक है,
तो ये बंदे की माइंड से जो है वो चेंज होता है कि उसके रोल के साथ। अगर आपका रोल एक बायर का है तो आप चाहते हैं कि आपको चीज़ सस्ती मिले, और अगर आपका रोल एक सेलर का है तो आप चाहते हैं कि आपको चीज़ जो है अच्छी खरीदी जाए, अच्छी बिके। ठीक है, क्योंकि दोनों को में ही आपको फायदा होता है। अगर आप सस्ती बेच के आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो कम चीज़ें बचेंगी। आवाज आ रही है मेरी? So demand की definition क्या हुई? The demand is the quantity of a good a buyer wishes to purchase at each conceivable price. जैसा मैंने कहा कि एक बायर जो है उसकी कोशिश होती है कि उसे जो है वो चीज़ सस्ती मिल जाए, क्योंकि वो खरीदना चाहता है। तो चीज़ उसको सस्ती मिलेगी तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। प्राइस अगर उसकी कम होगी तो ज़्यादा खरीदेगा। तो डिमांड की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड अ बायर विशेस टू परचेज एट ईच कंसीवेबल प्राइस। अगर एक किसी भी गुड की प्राइस हम रखते हैं तो मुख्तलिफ जो है वो प्राइस लेवल के ऊपर कितनी एक बंदा चीज़ें खरीदेगा तो उसको हम उसकी डिमांड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर चीनी की कीमत आप 100 रुपये करते हैं तो एक बंदा कितनी जो है वो चीनी खरीदेगा। अगर उसकी कीमत को हम 80 रुपये कर देते हैं तो फिर आपकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, आप जो है वो कितनी इसकी तादाद में खरीदेंगे। ठीक है, अगर उसकी चीनी की कीमत और आप कम करते हैं तो फिर आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि वजह ये होती है कि जब चीज़ देखिए, अगर आप मार्केट में दूध लेने जाते हैं, दूध महंगा होता है तो आप कम लेके आते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये फिर आप अपनी अपनी जो जो अ, है क्या नाम है, जो ज़रूरत है उसको उसको कर्टेल कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पहले दूध जो है आप बच्चों को भी पिलाते हैं, दूध से आइसक्रीम भी बनाते हैं, दूध से आप कस्टर्ड भी बनाते हैं, दूध से आप चाय भी बनाते हैं, दूध से दही भी बनाते हैं और बहुत सी चीज़ें आप दूध से। अगर दूध जो है महँगा मिलेगा तो आप जो है सिर्फ़ जो मिनिमम जो मजबूरी वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, लिहाज़ा आप दूध की क्वांटिटी कम करेंगे। बात समझ आ रही है? अगर जब सस्ता होगा तो आप ज़्यादा दूध ले ले आएँगे और फिर आप उसमें से एडिशनल जो जो मैंने कहा उसके यूज़ेज़ हैं, वहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। आप उसकी चाय भी बना लेंगे, आप उसको पिएँगे भी, चाय की भी मिकदार बढ़ जाएगी। पहले चाय आपके घर में 2 मरतबा बनती थी, 3 मरतबा, अब आप 4 मरतबा बना देंगे। इस तरीके से आप उसको और जो यूज़ेज़ है वहाँ इस्तेमाल कर देंगे। मगर ये कि चीज़ सिर्फ़ सस्ती होगी, आपके पास पैसे हैं तो आप ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये एक है कि डिमांड की जो है वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्राइस की लेवल्स हैं, किसी भी चीज़ की, उस प्राइस लेवल पे लोग कितनी क्वांटिटी खरीद करेंगे, उसको हम उसकी डिमांड कहें, ठीक है? और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है डिमांड के हवाले से कि लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड और सप्लाई के कुछ लॉज़ हैं, यानी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम अंग्रेज़ी में लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जो है लॉ इसलिए कहते हैं कि इट इज़ वेरी स्टैटिक, ठीक है? Although it has certain exemptions, but in many instances it remains stable. Okay, so law of demand states that if the price of a certain commodity rises, its quantity demanded will go down, and vice versa. यानी किसी भी चीज की, किसी कमोडिटी की, किसी गुड की, किसी सर्विस की, किसी चीज की जब कीमत बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसा मैंने एग्जांपल दी, अगर दूध की कीमत जो है आप बढ़ा देते हैं, 120 रुपए कर देते हैं, और तो आप रोज़ाना जो है अगर घर में आपका 3 किलो दूध आता था, तो अब आप कम करके 2 किलो कर देंगे, ठीक है? वजह क्या है कि आप देख रहे हैं कि दूध जो है वो महँगा हो गया। अगर वही दूध जब थोड़ा-सा सस्ता होगा, तो आप फिर 3 के बजाय 4 भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही बात होती है कि घरों के अंदर भी जो भी आप चीज़ें या उसके अलावा अगर आप देखते हैं, तो ओवरऑल जो है उसकी डिमांड डिपेंड करती है उसकी प्राइस के ऊपर। तो जो प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप देखें कि लोग जो हैं, यही वजह है कि लोग आपको या जो मुख्तलिफ ब्रांड्स वाले हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वाले आपको सेल्स ऑफ़र करते हैं, डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। वो क्यों ऑफ़र करते हैं? उन्हें पता होता है कि अगर हम इसके ऊपर 30%, 20%, 20%, 50% डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे, यानी डिस्काउंट क्या है? इट इज़ अ डिक्रीज़ इन द प्राइस। अगर वो प्राइस डिक्रीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा? वो हमारी चीज़ें बिक जाएँगी।
वो हालांकि वो इस वजह से देते होते हैं बाज़ औक़ात कि सेल्स के पीछे जो कहानी है, जो साइकोलॉजी है वो ये होती है कि वो जो स्टॉक होता है उस स्टॉक को वो सेल आउट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं ताकि उसको रिप्लेस करें नए स्टॉक से। एक 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 ये रीज़न होता है, ठीक है? और इस रीज़न की वजह से सेल की कोशिश होती है कि ये जो है वो स्टॉक को कम करें, तो उस वजह से ये फिर आपके जो है क्या नाम है इसको प्राइस को वो डिक्रीज़ कर दें। प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक हो गया? तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है इफ प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी राइजेस, इट increases, quantity demanded will go down, it will decrease. And vice versa means if the commodity price decreases, the quantity demanded will go up. Okay, will increase also. So if there is, in other terms, there is an inverse relationship between the price of commodity and quantity demanded for that good. Okay, so there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. तो दो और टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, और एक है डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व। ठीक है, अब जब डिमांड की जो यहाँ पे हमने बात की थी डिमांड की डेफिनेशन में कि डिमांड जो है वो क्वांटिटी है जो कि एक बंदा परचेज करना चाहता है किसी भी गुड की एट डिफरेंट लेवल ऑफ द प्राइस। तो जब हम ये बात करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं कि अगर हम एक प्राइस जो है करंट प्राइस मिसाल के तौर पर 1000 है किसी भी प्रोडक्ट की, हम कम करना चाहते हैं तो कितना हम कम करें, तो हमें ये पता है लाभ डिमांड ये बताता है कि आप कम करेंगे इसकी कीमत जो है बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। अब उसकी जो प्राइस ही 1000 रुपये है, मिसाल के तौर पर उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसको 4000, ठीक है। अब 1000 के ऊपर 4000 है, तो अगर आप उसको कम करेंगे 900 करेंगे तो कितनी होगी, बढ़ेगी ना, 4500 हो जाएगी मिसाल के तौर पर। 800 करेंगे तो कितनी होगी, और बढ़ेगी, तो जो ये 5200 हो जाएगी। और अगर आप जो है 900 के 800 के बजाय आप 700 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 6000 हो सकती है। ठीक है? यानी आप देखें कि आप जैसे जैसे इसकी बढ़ा रहे हैं क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आप इसकी टेबल बना रहे हैं तो इसकी अगर आप एक तरफ प्राइस लिख रहे हैं और एक तरफ क्वांटिटी डिमांड लिख रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केड्यूल, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, is a table which shows various combinations of quantity demanded and price. ठीक है, यानी अगर आप टेबल बनाएं और उस टेबल के अंदर जो है आप जो है वो लिख दें कि जी इस प्राइस के ऊपर इतना होगा, इस प्राइस के ऊपर इतना होगा, तो फिर ये है, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये हैं हमारे क्या नाम है, डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, और उसी चीज को अगर हम ग्राफ की सूरत में जब शो करते हैं, तो ग्राफ बना देते हैं, तो उसको हम जो है वो सॉरी एक इक्वेशन बना देते हैं इक्वेशनल फॉर्मेट में, तो उसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। इट इज एन इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ इट्स मेनी डिटरमिनेंट्स। हम ये कहते हैं कि जो है वो प्राइस एक डिटरमिनेंट है, प्राइस के अलावा जो है जैसा मैं पहले एग्जाम्पल दे रहा था, आपने किसी ने ये नहीं बोला कि जी अगर देखें एक बंदा ऐसा है कि दूध की कीमत अगर बढ़ गई है तो वो पहले 3 किलो लेता था, अब वो 2 किलो कर दिया। अगर एक और बंदा है उसका पड़ोसी, अगर दूध की कीमत बढ़ गई है, 3 किलो लेता था फिर भी 3 किलो ही ले रहा है, उसकी उसने प्राइस उसने क्वांटिटी कम नहीं की, तो दोनों के दरमियान में क्या फर्क रीजन हो सकता है। लाभ डिमांड तो ये कहता है ना कि अगर आप 100 रुपये से 110 करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। मगर ये कानून एक बंदे के ऊपर लागू हुआ, 10 बंदों के ऊपर लागू हुआ, मगर 2-4 बंदे ऐसे हैं जो जिन्होंने क्वांटिटी डिमांड को कम नहीं किया। उसकी क्या रीजन हो सकती है, आप में से कोई बताएगा कि क्या रीजन हो सकती है। तो करीब ये बताएं। देखिए उसकी रीजन और डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसकी एक रीजन ये हो सकती है कि एक बंदा जो है जिसने क्वांटिटी डिमांड की है, पहले जो लेता रहा है, प्राइस के बढ़ जाने के बावजूद भी सेम चीज दे रहा है, तो उसके एक रीजन ये है
तो वो बंदा अफोर्ड कर सकता है, यानी उसकी इनकम लेवल जो है वो बेहतर है, सही है। तो इनकम अगर बेहतर है तो भी आपकी डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो इंक्रीज होने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप समझेंगे प्राइस के अलावा एक और डिटरमिनेंट जो है उसका डिमांड इनकम भी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं कि बाद होगा जैसा होता है किसी चीज़ की कीमत कम भी हो जाती है फिर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ती। मेरी बात चीज़ें बिल्कुल सस्ती मिलती है पर फिर भी उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। की वजह क्या होती है कि उनकी वजह होती है कि वो उनका या तो फैशन खत्म हो जाता है या लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो सस्ती मिल सकती हैं मगर आप नहीं परचेज करते क्योंकि वहाँ उनकी डिमांड जो है वो नहीं होती या उनके लोगों की जो है वो प्रेफरेंस नहीं। लेकिन इसी चीनी से इसी गन्ने से गुड़ भी बनता है और उसी गन्ने से चीनी भी बनती है। मगर जो गुड़ है उसकी डिमांड कम है एज कम्पेयर टू चीनी या शुगर। तो क्यों? लोगों का टेस्ट जो लोगों के प्रेफरेंसेस में चेंज हो गए। गुड़ वाली चाय जो है बहुत कम लोग पीते हैं और चीनी वाली चाय ज़्यादा लोग पीते हैं। ये एक है कि हर बंदे के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं क्योंकि या टेस्ट प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे मुख्तलिफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो उन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को अगर हम इक्वेशन के फॉर्मेट में जब रखते हैं तो हम उसको डिमांड फंक्शन कहते हैं। और डिमांड कर्व जो है इट इज अ ग्राफ दैट obtains when price in one of the determinants of demand is plotted against the quantity demanded। तो हम एक ग्राफ की सूरत में जब उसको मतलब एक बनाते हैं एक एक एक्सेस के ऊपर हम प्राइस की वैल्यूज को जो है मार्क करते हैं और दूसरे के ऊपर डिमांड की वैल्यूज को मार्क करते हैं। इससे एक ग्राफ डेवलप होता है, उस ग्राफ को हम कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। और जब ग्राफ की जो वो जो पॉइंट्स है उसको मिलाते हैं तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड जो है हमारी दो किस्म की होती है। एक जब हम मेजर करते हैं डिमांड तो एक तो हम किसी इंडिविजुअल की डिमांड भी मेजर कर सकते हैं और बाद का हम कलेक्टिव डिमांड भी मेजर कर सकते हैं, यानी उसको मार्केट डिमांड भी कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू परचेज ऑन अ गिवन प्राइस एट अ यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी एक बंदे को ले लें और एक एक पर्टिकुलर बंदा जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर जो है किसी एक गुड के हवाले से बात करें तो उसकी अगर प्राइस को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो उसकी डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, चेंज क्या आती है या वो कितनी डिमांड करेगा एक प्राइस लेवल के ऊपर, तो हम उसको इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। और अगर आप सारे कंज्यूमर को बुला लें किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर सारे इंडिविजुअल परचेजर्स को बायर्स को बुला दें, उनकी जो डिमांड होगी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ठीक है, उसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे, यानी इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड की कुछ किस्में भी हैं और टाइप्स ऑफ डिमांड। एक हम उसको कहते हैं प्राइस डिमांड, any various quantity of goods and services that a consumer would purchase at a given time in a market at various hypothetical prices. Price demand है is related to मतलब quantity demanded in relation to the price of the product, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब प्राइस डिमांड की प्राइस और उसकी गुड्स की या जो है आइटम्स की जब प्राइस चेंज होती हैं तो भी डिमांड के ऊपर असरदार होती है। जब प्राइस पर अब देखें अगर कभी नोट किया है कि सिगरेट की कीमतें बढ़ा देते हैं, सिगरेट महंगा कर देते हैं, क्यों महंगा करते हैं? इसके पीछे इकोनॉमिक्स ये है कि वो कहते हैं कि अगर सिगरेट महंगा होगा तो लोग उसकी कम डिमांड करेंगे, इस्तेमाल कम करेंगे, तो सिगरेट एक हार्मफुल चीज़ है, तो मजीद टैक्स लगा के उसको वो उसकी प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। जब प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसकी कंजम्पशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो जब प्राइस के इसके साथ आप मेजर करते हैं क्वांटिटी डिमांड को तो हम उसको प्राइस डिमांड कहते हैं। अगर और चीज़ है कि हमने जिसमें बात की कि लोगों की जो इनकम है वो भी उनकी डिमांड के ऊपर असरअंदाज होती है, ठीक है। वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वुड बी परचेज्ड बाय कंज्यूमर एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ती है आप जो है वो डिमांड जो है आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आप जो है चीज़ें ज़्यादा परचेज करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा ले आते हैं, ठीक है। तो ये
मतलब है कि इनकम के हिसाब से भी आपकी जो है क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर असर होता है। तो जब हम किसी भी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड को इनकम के हिसाब से मेजर करते हैं, तो हम डिमांड कहते हैं। एक होती है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड है एक इनकम में प्राइस को छोड़कर बाकी किसी चीज की वजह से अगर कोई चेंज आती है गुड्स की डिमांड के ऊपर, तो हम उसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वी परचेज with reference to change of price, not of this good, but of other related. यानी कि आप देखें कि जो क्रॉस डिमांड है उसकी डेफिनेशन क्या हुई। पहले हमने बात की थी मिसाल के तौर पर गुड ए है। गुड ए की प्राइस जब चेंज होगी, प्राइस बढ़ेगी, तो हम उसको उसकी जो कीमतें बढ़ जाएंगी और उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। मतलब प्राइस बढ़ेगी, उस गुड ए की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये एक चीज हो गई। मगर जो क्रॉस डिमांड है उसका रिलेशनशिप ये प्राइस से हटकर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर गुड ए की प्राइस को छोड़कर गुड बी की प्राइस में जो तब्दीली आए, उसकी वजह से गुड ए की जो डिमांड है वो इफेक्ट हो। अरे दूध महंगा होता है तो चाय भी महंगी हो जाती है। ठीक है, और अगर दूध की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि चाय की प्राइसेस बढ़ जाती है, चाय की डिमांड जो है वो हो जाती है। या अगर आप ये देखें, आपने देखा होगा जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो गाड़ियों की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हालांकि पेट्रोल से हम गाड़ियों की जो है वो कंजम्पशन की बात जरूर करें कि गाड़ी अगर आपकी पहले तो पेट्रोल जो है एक मिसाल के तौर पर 100 रुपया लीटर है, तो गाड़ी जो है आप मिसाल के तौर पर जब चलाते थे तो आप जो है वो गाड़ी जो है एक हफ्ते में मिसाल के तौर पर 500 किलोमीटर चलती थी। तो पेट्रोल महंगा हो गया तो आप कम निकालेंगे गाड़ी, रोड के बत्ती निकालेंगे, तो आप आपकी जो है जो माइल्स ट्रेवल है वो डिक्रीज हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो है डिमांड के ऊपर असर होता है कि अगर जो है वो इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं पेट्रोल वगैरह की, तो गाड़ियों की कीमतें जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो उनकी डिमांड, लोग जो है वो कहते हैं यार पेट्रोल महंगा है, आप गाड़ियाँ नहीं खरीदते, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक चीज़ की जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो दूसरी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में उसको क्रॉस डिमांड, डिमांड का आपको जिस तरह पहले बात की थी कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि शोज हाउ क्वांटिटी परचेज वेरी विद वेरिएशन इन प्राइस। अब ये देखें दो एक्सेस हैं, एक एक्स वाई है और एक एक्सेस वाई है और एक एक्सेस एक्स है।